नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से दिल की बातें के स्पेशल एपिसोड वुमेन इज पावर में। ऑन दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे लेट्स सेलिब्रेट एवरी वुमेन, क्योंकि हर औरत गॉडेस दुर्गा, काली, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती और सीता का ही स्वरूप है। हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई, कुंजा रानी देवी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी जैसी ना जाने कितनी ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल महिलाओं ने जन्म लिया, और ये हम सभी के लिए जानने और समझने की बात है कि कोई भी औरत वीकनेस और हेल्पलेसनेस का सिंबल बिल्कुल ही नहीं है। इनफैक्ट शी इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, सेल्फलेसनेस, लव, केयर एंड टॉलरेंस। She has the power to create and nurture life. She creates the world. क्योंकि वो एक लड़की है, औरत है, बेटी है, माँ है, बहन है, पत्नी है। चाहे वो घर पर रहकर परिवार की देखभाल करे या फिर अपने पैशन को पूरा करने के लिए सपनों की नई उड़ान भरे, और या फिर ज्यादा पढ़कर अपने परिवार, अपने देश का नाम रोशन करे। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बिकॉज शी इज द पावर। और उसकी ब्यूटी उसके फेस में नहीं, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी पावर में है। और इसी के साथ हम लेकर आ रहे हैं कुछ सशक्त महिलाएं हमारे देश की, जिनकी रियल लाइफ स्टोरीज आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी। उनकी स्ट्रगल और स्ट्रेंथ आपको यह एहसास कराएंगे कि आप में भी वो शक्ति है कि आप दुनिया बदल सके, दुनिया बना सके और खुद को समाज में सम्मान के साथ खड़ा कर सके, बिकॉज यू ऑल आर पावर। तो चलिए रूबरू होते हैं हमारी कुछ ब्यूटीफुल, वंडरफुल एंड पावरफुल महिलाओं से। इन बेटी और बहू के अलावा भी महिलाओं में बहुत पोटेंशियल है, महिलाओं में बहुत प्रतिभा है। कंसिस्टेंटली मैं काम करती रही। सच्ची बोलूं तो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आप रोज हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। रीजन भी कि आपका 100% आप हमेशा नहीं देते, कभी आप लेजी होते हैं, कभी मन नहीं करता। हमारे जो नॉर्मल गांव वाले जो होते हैं तो मतलब जिसने गलती की है उसको गलत नहीं समझते। अगर लड़की ने मतलब लड़की के ऊपर ऐसे अटैक हुआ है तो वो मतलब समाज के लायक नहीं रही, समाज से अलग कर देते हैं। चेहरा छुपाने की जरूरत आपको नहीं है, उनको है जिन्होंने ये क्राइम किया है। तो मेरी अम्मी खाना मेरे सामने रखती थी तो मैं ऐसे करके ढूंढती थी कि खाना कहाँ है। मैं ऊपर वाले को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक लेडीज बनाया है, क्योंकि जो जेंट्स भी नहीं कर पाते वो मैं करके दिखा रही हूँ कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। इसमें पूनम जी वो महिलाएं लेकर आई हैं जो कि बिल्कुल स्क्रैच से लेके एक बिल्कुल फर्श से लेके अर्श तक की महिलाएं आप देख रहे हैं। बेहद खूबसूरत है वो लड़की जिसने वजूद को अपने मिटने ना दिया। बेशक चेहरा जरूर जल गया था उसका, लेकिन पहचान को उसने जलने ना दिया। शरीर ही तो झुलसा है, रूह में जान अब भी बाकी है। हिम्मत से लड़ूंगी अपनी लड़ाई, क्योंकि आत्मविश्वास मेरा अब भी बाकी है। तो सबसे पहले हमारे बीच में है प्यारी सी चुलबुली सी शबनम और नीतू। तो शबनम, हम पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था आपके साथ, किसने किया, और आपकी बहुत सी सर्जरीज हुई होंगी, तो कितना टाइम लगा आपके ट्रीटमेंट में? मैम, मेरा नाम शबनम है और जो मेरे ऊपर अटैक हुआ था वो 2000 में हुआ था। और रीज़न ये था कि जिसका मैं काम करती थी वो मेरा ठेकेदार था, और रीज़न ये था कि वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहता था। वो ऑलरेडी मैरिड था, उसके पास 3 बच्चे थे, और वो मुझसे मतलब गलत रिलेशन बनाने के चक्कर में रहता था। और मैंने उसका जब काम छोड़ा तो उसने मेरे ऊपर 1 महीने बाद अटैक किया। ओहो। तो उसके बाद में आपका क्या हुआ था? फेस पूरा जल गया था? हाँ, जब उसने रात में 1:30 बजे आकर जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, अटैक मेरा 2005 में हुआ था। उस टाइम पे मैं 15 साल की थी। तो मतलब हाल में जब मेरे ऊपर ऐसे डला तो मैं एकदम चिल्ला उठी, और मेरे घर में सारे लोग इकट्ठे हो गए। और मेरी गांव में तो एकदम अंधेरा रहता है, तो मेरे घर में
सारे लोग इकट्ठे हो गए। मेरी मम्मी समझी कि मेरे ऊपर ना मुझे ना मतलब भूत प्रेतों का मतलब डर वर गई हूँ मैं। तो एक तो मेरे घर वाले इकट्ठे हुए, तो मैंने कहा अम्मी मेरे ऊपर किसी ने गरम गरम पानी डाल दिया, तो मेरा चेहरा जो ना सूजता चला गया। तो फिर मेरे घर में से जल्दी से यही पता नहीं चला ऐसे डाला किसने। तो मतलब उसके बाद में मेरे को ना बराबर में एक डॉक्टर थे, तो उनके यहाँ पर मुझे लेके गए और उन्होंने मेरे ऊपर काफी सारी बाल्टियां पानी डाला। उन्होंने दवा लगा दी। दवा लगाने के बाद में हम घर पे आने के बाद फिर मुझे अलीगढ़ मेडिकल में ना एडमिट किया गया। वहाँ पर एक महीने तक तो मेरी स्क्रीन टपक टपक के गिरती रही। और उसके बाद में जैसे मैं कुछ खाना वाना खाती थी या कुछ भी मतलब मैं खाती, मेरे घर वाले कुछ भी चम्मच से या कैसे भी कुछ खिलाते थे ना, तो मैं अपनी स्किन देख के एकदम मुझे पलटी आने लगती थी, क्योंकि मेरा सारा चेहरा एकदम सिर्फ चेहरे पे हड्डी हड्डी रह गई थी। ये मेरे हाथों से लेके ये भी जो हाथ है वो भी मेरा नोज लेके लगाया है, यहाँ पर भी कुछ नहीं था मतलब। डॉक्टर अपने औजार लेके आते थे और मेरी हड्डियों का ऐसे करके बोलाते थे। तो आपकी कितनी सर्जरीज हुई? मेरी 11 सर्जरी हुई, तब मेरा चेहरा इतना हुआ। ओके। नहीं तो आपके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्या हुआ था आपके साथ, किसने किया, क्यों किया? और हमने सुना है कि आपका विजन भी काफी हद तक जा चुका है, तो अपने बारे में बताएं। मेरा नाम नीतू है और मैं आगरा से हूँ। मेरे ऊपर केस हुआ था 1992 में 16 जुलाई को। अटैक मेरे पापा ने किया था। रीजन ये था कि हम 3 बहन थे, तो उसमें से मेरी बहन और मेरे ऊपर और मेरी मम्मी के ऊपर मतलब तीनों लोगों को एसिड डाला था। जो मेरे पापा की फैमिली वाले थे वो चाहते थे बेटा हो, और हम 3 बहन थे, तो उन्होंने मेरे पापा को बोला कि तुम्हारे पास 3 बिटियां हैं, कहाँ तक इनको पढ़ाओगे लिखाओगे, जिम्मेदारी परवरिश कैसे करोगे, शादी ब्याह कैसे करोगे, तो इनके ऊपर तुम तेजाब डाल दो, ये खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे। फिर उसके बाद में एक शादी हो जाएगी तो बेटा होगा तुम्हारे, तो एक तुम्हारा जीवन एक शुरू से चल पाएगा। तो उन्होंने फिर रात में जाके नानी के यहाँ पे जाके 1 बजे हम लोगों को तेजाब डाला था। फिर आप अपनी नानी के घर में थी? मम्मी क्योंकि नानी के यहाँ पे गई हुई थी, तो जो मेरी बड़ी बहन थी वो बड़ी थी, तो उनको दादी के पास छोड़ के गई थी, और मैं 3 साल की थी और मेरी छोटी बहन 1.5 साल की थी। तो मतलब हम दोनों बहुत छोटे थे, तो मम्मी हमको लेके गई थी। तो फिर उन्होंने ऐसे डाला, फिर मतलब हम लोग चीखे चिल्लाए, लोग इकट्ठे हो गए थे, पर सपोर्ट के लिए कोई नहीं, सपोर्ट किसी ने नहीं किया। हाँ, मतलब तमाशा सारे लोग खड़े होके देख रहे हैं। तो जो ढकेल वगैरह होती है, हम उस पे सो रहे थे, उसके ऊपर अटैक हुआ था। उसमें इतना बड़ा गड्ढा हुआ, मैं नीचे गिर गई और मतलब चीख पुकार मचने लगी। फिर मेरे नानी और मेरे मामा ने मतलब कुछ नहीं किया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या हुआ है। उन्होंने तुरंत जिस ठेल पे एसिड डाला था उसी ठेल पे हम तीनों लोगों को डाल के पहले थाने लेके गए, FIR कराई, फिर उसके बाद हम लोगों को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में 3-4 महीने कंटिन्यू इलाज चला हम लोगों का। अच्छा। जो मेरी छोटी बहन थी वो सरवाइव नहीं कर पाई, वो 1-2 महीने में हॉस्पिटल में ही खत्म हो गई थी, और मैंने और मेरी मम्मी ने सरवाइव किया। बट जो मेरी छोटी बहन खत्म हुई थी मैम, वो बहुत मतलब दुख का टाइम लगता है मुझे, शायद जितना अटैक होता है। हाँ। क्योंकि जब मेरी छोटी बहन खत्म हुई थी ना, तो डॉक्टर लोगों ने पहली चीज तो ये भी नहीं बताया था कि मेरी बहन खत्म हो गई है। मेरी नानी या मेरे मामा को किसी को बताया हो, उन्होंने बॉडी को निकाल के और बाहर रख दिया था डस्टबिन के पास, उसमें चींटियां लग रही थी, और जब वो मरी थी तो कर्फ्यू लग रहा था, उसके लिए लास्ट मतलब एक कफन भी पैदा नहीं था। मेरी मम्मी की साड़ी उतार के उसमें लपेट के मेरे नाना जी अकेले उसको जमुना जी में डाल के आए थे। वेरी सैड। नीतू, आपके फादर ने ये सब कुछ किया आपके साथ में, उसके बावजूद भी हमने सुना है कि आप और आपकी मदर फादर के साथ में ही रहती हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैम ये था जैसे कि मतलब 14 महीने में मेरी मम्मी इतनी ठीक हो पाई थी कि मेरा कुछ कर पाए। तो मेरी मम्मी मुझे खाना देती थी तो मेरे को दिखता नहीं था, तो मैं इतनी छोटी थी कि मैं बता भी नहीं पाती थी कि मेरे को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मतलब मैं खुद नहीं समझ पाती थी। तो मेरी मम्मी खाना मेरे सामने रखती थी, तो मैं ऐसे करके ढूंढती थी कि खाना कहाँ है। तो मेरी मम्मी को पता चला कि मुझे दिखता नहीं है। तो फिर मेरी मम्मी मेरी आई चेकअप के लिए आगरा आई, और उन्होंने मतलब जैसे मैं आज हूँ ऐसे ही लेके आई थी, और लेकिन पट्टी वगैरह बंध रही थी क्योंकि तुरंत में मतलब डिस्चार्ज होके आए थे हॉस्पिटल से। तो भक्तोष चक्रवर्ती करके एक वकील मिले थे मम्मी को। अच्छा। तो उन्होंने मतलब मुझे देखा और पूछा बिटिया के साथ क्या हुआ है। मेरी मम्मी ने उनको सारी कहानी बताई। फिर उन्होंने मतलब मेरे पापा जेल नहीं गए थे तब तक,
जो मेरे दादी और बाबा थे उन लोगों ने पुलिस को पैसा दिया और बाहर रखा कि हमारा लड़का जेल ना जाए। तो जो वकील मिले थे उन्होंने तुरंत में केस किया और मेरे पापा को जेल पहुंचाया। जेल तो वो ज्यादा नहीं रहे थे, 2-3 महीने जेल रहे होंगे। 2-3 महीने में उन्होंने एक चिट्ठी भेजी कि मुझसे गलती हो गई है और मैंने किया नहीं ऐसा, मुझे फोर्स कराया गया था, ये सब करने के लिए मजबूर किया गया था। तो उस चिट्ठी का मेरे मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने दूसरी चिट्ठी भेजी कि अगर तुम मुझे नहीं जेल से बाहर करोगी और जैसे ही मेरी सजा पूरी होगी, मैं अपनी सजा पूरी करके बाहर आऊंगा तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई पे मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि जब वो बंदा अपने बच्चों का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरी माँ और भाई तो बहुत दूर की चीज है। फिर ये भी था कि समाज भी था जो मेरी मम्मी को टॉर्चर करता था और उसी टाइम पे मेरी मम्मी को मतलब छोटी बहन को भी खोआ, मेरी मम्मी ने, मेरी भी दवाई चली गई। तो मेरी मम्मी के ऊपर जितना भी गम का फाड़ होता है वो मेरी मम्मी के ऊपर था। तो मेरी मम्मी को समझ नहीं आया क्या क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं। तो मेरी मम्मी ने उन्हीं के साथ में ठीक समझाता रहना। बताइए, इससे बड़ी एक सेक्रीफाइस और फॉरगिवनेस की मिसाल क्या होगी कि आपने उन्हें माफ किया और अपने साथ में रखा। शबनम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी शादी भी हो गई, तो कैसी रही आपकी मैरिड लाइफ? मैम, शादी मेरी 2008 में हुई थी। मेरी जैसे मेरे ससुराल ज्यादा मतलब परेशान तो नहीं करती थी, लेकिन मेरे जो फेस का जो भी रीजन था वो मेरे फेस का रीजन था, क्योंकि जिस टाइम पे मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मैंने अपनी लाइफ को ही जीना छोड़ दिया था। क्योंकि जब भी मैं अपना चेहरा मतलब देखती थी तो मैं खुद से मतलब मरने को मन करता था। तो जब मेरी शादी हो गई तो मैं छोटे छोटे देवरों से भी घूंघट करती थी और मेरे ससुराल में तो कोई इतना मुझे बुरा बोलने वाला नहीं था। तो मेरी इन्हीं चक्करों में वो लोग परेशान होते थे कि हम जब करके लाए तो तू इतना वो क्यों होती है। तो वो लोग मेरे से परेशान होने लगे। फिर हमारी लाइफ ज्यादा खास नहीं रही और वहां से कुछ टाइम बाद मेरे पास मेरी एक बेटी भी हुई। तो मैं ज्यादा अपने घर पे रहती थी क्योंकि मेरे घर पे सबसे मिलने जुलने की झिझक खुल गई थी। लेकिन मैं अपने जो घर के अंदर जितने मेंबर थे, मेरे भाई बहन माँ जितने भी, बस सिर्फ मैं उनसे ही बात करती। अदरवाइज मेरे जो फ्रेंड्स भी थे बचपने के, मैं उनके भी सामने नहीं आती थी। आपकी एक प्यारी सी बेटी भी है, तो हम चाहेंगे कि हम उससे मिले। इकरा, इधर आइए बेटा। जितना खूबसूरत इस बच्ची का नाम है उतनी ही प्यारी है हमारी ये इकरा। तो इकरा, आप स्कूल में पढ़ते हो? मैंने आपको देखा था शीरोज में, आपके सर पढ़ाने आए हुए थे। तो बेटा कौन सी क्लास में हो आप? 4th क्लास में। 4th में हो। कौन से स्कूल में? जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल। वेरी गुड इकरा, बहुत ही दिल लगा के पढ़ना है आपको, अपनी मम्मी का नाम रोशन करना है ना बच्चे? ठीक है ना? तो बहुत मुझे पूरी ये मेरी प्रेयर्स हैं, विशेस हैं कि आप बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है ना? शबनम, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि शीरोज में जाने के बाद आप में क्या बदलाव आया? क्या आपका कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ा? हाँ, काफी। जैसे होता ही है, जैसे हमारे जो नॉर्मल गांव वाले जो होते हैं तो मतलब जिसने गलती की है उसको गलत नहीं समझते। अगर लड़की ने मतलब लड़की के ऊपर ऐसे अटैक हुआ है तो वो मतलब समाज के लायक नहीं रही, समाज से अलग कर देते हैं। तो वहाँ पर हम उस चीज को मतलब हमको हमारी आस पड़ोस के लोग, हमारी फैमिली वाले लोग डिप्रेशन में डाल देते हैं। तो हम खुद सोचते हैं कि हमको लोगों के सामने प्रेजेंट होना भी चाहिए या भी नहीं। मैं ज्यादा दूर कहाँ जाऊँ, मैं आपको बता देती हूँ। जिस टाइम पे मेरे दिल्ली वाली बहन के, मेरे पास मेरी एक मुझसे बड़ी बहन है, उनका जब रिश्ता होने जा रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे खुद बोला था कि बेटा जब तक रिश्ते जो लोग आए हैं अंदर, जब तक वो ना चले जाएं आप अंदर ही रहना। तो मतलब मेरे सामने 3 शादियां हुई थी, 2 भाई की 1 बहन की। तो मैं रोती थी अंदर बैठी। और जब आप शीरोज में पहुंचे तो उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया। लेकिन मैंने ये तो सब छोड़ दिया कि मरना जीना, क्योंकि मेरे आगे एक बेटी थी तो मैंने किसी के लिए ना जीऊं, तो मैं अपनी बेटी के लिए जीऊं। फिर मैं जब शीरोज में आई तो मैंने सबसे पहले मैं नीतू से मिली और गीता आंटी से और एक मधु दीदी से मिली थी, ऋतु से मिली थी। तो मैंने इनको देखा तो मुझे एकदम इनको देख के मैं अपने आप का दुख भूल गई। और इन लोगों को मैंने देखा, मैंने कहा ये लोग मतलब कितना अच्छे से जी रहे हैं और मैं अपनी लाइफ को इतना
सात साल तक मैंने अपने आप को कैद रखा। तो मैं इनके साथ 2-3 दिन रही और इनको मैंने फुल तरीके से हंसते मुस्कुराते देखा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जो नीतू है मुझे स्टार्टिंग से ही मिली है, तो मैंने इसको देखा था, इसकी आंखें मतलब बिल्कुल जा चुकी हैं और इसको थोड़ा दिखता है। मैंने सोचा जब नीतू जी रही है तो मैं क्यों नहीं जी सकती। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है शबनम कि चेहरा छुपाने की जरूरत आपको नहीं है, उनको है जिन्होंने ये क्राइम किया है। राइट। आप तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जिए मैम। आपको ईश्वर ने ये जो लाइफ दी है इसको फुली एंजॉय करें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे होता है, गांव के लोग गांव के तरीके से सोचते हैं। अब मैं जब सिरोज में आई तो काफी लोग हमें समझने वाले हुए, हमको अपना दर्द मानकर, जैसे हमसे जो भी इंसान ज्यादातर सिरोज में वो आता है जो दर्द से मतलब कनेक्ट रहता है। हर कोई सिरोज के मायने नहीं जानता, क्योंकि जो इंसान दुख दर्द से गुजरता है और उनकी दुख को समझता है वही सिरोज तक आता है। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी अच्छे हैं जो सिरोज तक पहुंचते हैं हमारे दुख के लिए। तो लगता है कि बुरे लोग हैं तो अच्छे भी काफी सारे लोग हैं। बिल्कुल। तो हम क्यों बहुत से लोग हैं जो अच्छे हैं, जो दूसरों के दर्द को समझकर अपना बना लेते हैं। तो हम क्यों उन लोगों के लिए जिए जो कि हमको मार रहे हैं। हम उनके लिए जीना चाहिए जो हमारे लिए सपोर्ट बनकर। बहुत सही बात कही, बहुत खूब। नीतू, आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि हमने सुना है कि आपके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में एक फिल्म बन रही है गीता नाम से, तो उस फिल्म के बारे में बताएं। एमा है जो ऑस्ट्रेलिया से है, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, मेलबर्न से। हाँ, नाम उनका एमा है। हाँ जी। तो उन्होंने मतलब 4 साल से मेरे संग शूटिंग कर रही है वो। वेरी गुड। उन्होंने मतलब पूरी मेरी जो लाइफ की जर्नी रही है उसमें पूरा दिखाने का उन्होंने कोशिश किया है। अच्छा। और मतलब जहाँ पे मेरे पर अटैक हुआ था, मतलब उन्होंने सारे मतलब कंटिन्यू, आप समझ सकती है कि 4 साल शूटिंग किया तो क्या कुछ नहीं शूट किया होगा, लेकिन उन्होंने क्या कौन से सीन उसमें मेंशन किए हैं वो मुझे नहीं कह सकती। ठीक। चलो, वो मूवी आएगी तो हम जरूर देखेंगे। नीतू, हमने सुना है कि आपको गाने का भी शौक है, क्या आप सिंगर बनना चाहती हैं? हाँ मैम, जब मैं मतलब बचपन से ही मैंने मतलब सोचा था कि मैं सिंगर बनूं। वाओ, इंशाल्लाह आपकी ये इच्छा जरूर पूरी हो। तो चलिए इस मीटिंग को खुशनुमा बनाते हैं और आपका एक गाना सुना जाए। कोई गाना सुनाए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वाओ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। तो ये थी हमारी एसिड अटैक विनर्स। जी हाँ, मैं इन्हें विनर्स कहना ज्यादा पसंद करती हूँ सर्वाइवर्स की जगह। आज हमारे फेस पर एक छोटा सा पिंपल हो जाए, हम घर से बाहर निकलने में कतराते हैं, कोई कुछ गलत कह दे हम हर्ट हो जाते हैं। और ये बहादुर लड़कियां इतना सारा मेंटल और फिजिकल टॉर्चर झेलने के बाद हंसते हुए सोसाइटी को फेस करती हैं, अपने जुल्मों के दाग शरीर पर लेकर और जख्मों के घाव दिल में भरकर जी रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। They all are truly an inspiration and we salute all of them because they all are power. कुछ हाथ इतने कमजोर होते हैं कि सिर्फ औरतों पर ही उठते हैं। Violence against women is an everyday reality. Act now, always and forever before it's too late. और अगली हमारी गेस्ट है शहाना, जिन्होंने अपनी जिंदगी में ना जाने क्या क्या सहा, बहुत कुछ सहा। चाइल्ड मैरिज, जल्दी बच्चा हो जाना, डोमेस्टिक अब्यूज और ना जाने क्या क्या। और इनकी जिंदगी का संघर्ष अभी भी जारी है, लेकिन उसी के साथ ही ये एक सशक्त महिला के रूप में उभर कर आ रही है। तो हमारे बीच में है शहाना। शहाना, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करती हैं आप और कौन कौन है आपकी फैमिली में, अपने बारे में कुछ बताएं। जी मैम, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, और इस टाइम पे मैं तारा एक्सपोर्ट में जॉब करती हूँ। पहले मैं उसी में जॉब करती थी, लेकिन मैं अपना
कुछ भी बच्चों का या अपना कुछ भी नहीं सोच समझना पड़ता था बहुत। फिर अपना आप पे मैं एक शर्मिंदा सी भी महसूस करती थी, क्योंकि मैं इतने पैसे नहीं ले जा पाती थी घर, क्योंकि इतना बजट ही नहीं हो पाता था जो मैं बच्चों को अपना अच्छा खिला सकूं, अच्छा पिला सकूं। बच्चे कहते थे मम्मी पापा का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं बहुत घबराती थी कि बेटा ऐसे ऐसे नहीं बोलते, बेटा मैं हूं ना। मैं उनको आसरा देती थी, लेकिन मेरे बच्चे फिर भी इतना उदास रहते थे ना, तो मेरा मन करता था पता नहीं मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे समझ में नहीं आता था मैम। लेकिन जब से मैंने इस नौकरी को, पहले मेरी सैलरी भी बहुत ही कम थी, तो समझ में नहीं आता था कैसे किराया देना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे क्या करना है। इसी फैक्ट्री के अंदर मेरी लाइफ बदली, मेरे बच्चों की भी लाइफ बदली। मैं आज अपने बच्चों को अच्छा खिला सकती हूँ, अच्छा पहना सकती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ा भी सकती हूँ, क्योंकि इस वजह से नहीं कि मैं काम कर रही हूँ। काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन काबिलियत किसी में नहीं होती। लेकिन काबिलियत के पीछे भी एक हाथ होता है। काबिलियत तो हमारे अंदर है, लेकिन हौसला कोई देता तभी काबिलियत बनती है। बिगड़ काबिलियत हौसले से कुछ नहीं होता। हौसला देने वाला ऊपर वाला होता है, लेकिन ऊपर वाले ने भी ऐसे बंदे बनाए कि वो हौसला देंगे ना तो हमारा हौसला डबल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। वो हौसला डबल हो गया तो हम सारी लड़ाई से जग पा लेंगे। तो इसीलिए मैम मैं ऐसी मैं हूँ, और भी वे सारा है। आप मुझे शहाना ये बताएं कि निर्भया कांड के बारे में आपने सुना है, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आप क्या फील करती हैं इसको लेकर? निर्भया कांड के बारे में मैं भी अफसोस करती हूँ। उसके साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक लेडीज थी और मैं भी एक लेडीज हूँ। उसके साथ पूरी जनता ने साथ दिया था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो जनता ने साथ नहीं दिया ना, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो मैं 13 साल की उम्र की थी। ओहो। तो उसके साथ एक बार हुआ था, तो उसका साथ देने को दुनिया थी। मेरे साथ तो हर रोज वैसा होता था निर्भया कांड, जो मतलब इतना गंदा फील करना। जब मेरी बहुत छोटी उम्र थी, पता नहीं कितना अजीब सा लगता था, कितना अजीब फील करती थी कि बस जान नहीं पाती। फिर मेरी 14 साल की उम्र पे मेरी बेटी हुई। जब बेटी हुई, जब आप खुद बच्ची थी तो आपकी बच्ची हो गई। बच्ची, जब मेरी बच्ची हुई थी तो मैं शायद भूखी थी। मेरे हस्बैंड मारा पीटी करते थे, तो मैं भूखी थी। तो डॉक्टर ने मेरी माँ से बोला कि इतनी छोटी उम्र में एक बेबी होने, जो खुद एक बेबी है तो एक बेबी को कैसे जन्म दे सकती है? तो मेरी माँ ने कहा कि हम गरीब इंसान यही कर सकते हैं। डॉक्टर ने बोला ठीक है। फिर मेरी एक बेटी हुई, तो बेटी ऑपरेशन से नहीं हुई, लेकिन ऑपरेशन से ज्यादा खतरा था। 14 टाके आए मेरे। उस टाइम पे मैं मौत जिंदगी से लड़ी। उसको तो इंसाफ मिला था निर्भया कांड के, लेकिन हमें तो कोई इंसाफ ही नहीं मिला ना। बिल्कुल। आज आप आत्मनिर्भर हैं, खुद कमा रही हैं, अपने पति से भी आप अलग रह रही हैं। जी, मेरा पति मेरे साथ। अच्छा। और आप अपने परिवार का खुद ही पालन पोषण कर रही हैं, तो कैसा फील करती हैं आप अंदर से? इस टाइम पे इतना अच्छा फील करती हूँ। पहले मैं रोती थी कि ऊपर वाले तूने मुझे औरत का जन्म क्यों बनाया, लेकिन आज मैं रोती नहीं हूँ। मैं ऊपर वाले को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक लेडीज बनाया है, क्योंकि जो जेंट्स भी नहीं कर पाते वो मैं करके दिखा रही हूँ। उस कंपनी में आदमियों की जगह मैं काम कर रही हूँ, और आदमी देखते हैं अरे ये लेडीज काम कर रही है। और आज मैं इतना बेटर अपनी लाइफ काट रही हूँ अपने बच्चों की, कि आज मेरे बच्चे मेरे मालिक को भी दुआ देते हैं और मेरे को भी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छोटी उम्र में बहुत दुख उठाए, क्योंकि आज मैं 8 साल से अपने हस्बैंड से दूर हूँ। लेकिन अब आपको रोना नहीं है लाइफ में, क्योंकि आप इतने अच्छे से अपने आप को आपने संभाला है, अपने परिवार को संभाला है। तो आप खुश रहिए और अपने आत्मविश्वास को ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि जो आपकी कहानी है वो बहुत से लोगों को इंस्पायर करेगी कि लेडीज जो हैं उन्हें कभी कम नहीं समझना चाहिए, वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है ना? तो सलाम है दोस्तों इनके जज्बे को। कौन कहता है कि औरत कमजोर है? बस जरूरत है उसे खुद को जानने की और अपनी शक्तियों को पहचानने की, बिकॉज शी इज द पावर। द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल आर नॉट दोज हु शो स्ट्रेंथ इन फ्रंट ऑफ ऑल, बट दोज हु विन बैटल
we know nothing about। और ऐसी ही है कुछ हमारी अगली गेस्ट मानसी चंद्रा, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों और संघर्षों को साथ में लेकर खुद को इतना सशक्त बनाया कि सफलता की ऊंचाइयों के नए पैमानों को छू लिया। मानसी, आपका स्वागत है दिल से दिल की बातें के इस मंच पर। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि एट अर्ली एज आपने अपने पति को खो दिया और अकेली आप और आपकी 2 बच्चियां, तो किस तरह से आपने अकेले अपने बूते पर 0 से 120 करोड़ के टर्नओवर का सफर तय किया? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, बट ये तो बहुत लंबा टाइम आपने कर दिया, 0 से 120 करोड़ का टर्नओवर। ऑब्वियसली 2011 में जब मैंने अपने आई लॉस्ट माई हस्बैंड और 2 बेटियां, स्पेशली उनकी एज बहुत छोटी थी, छोटी वाली से 2 साल की थी और बड़ी वाली 10 साल की थी। उस समय सही में बोलूँ तो बहुत ही मुश्किल समय था, बिकॉज मुझे नहीं मालूम रीजंस क्या रहे हुए, शायद उनके रीजंस अपने पास हुए, पर मुझे जितनी फैमिली सपोर्ट की जरूरत थी मुझे नहीं महसूस हुई इस वक्त। मैं ये नहीं कहती कोई गलत है या सही है, बट हर इंसान के अपने रीजन होते हैं। बट आपको सच बोलो तो पहले कहते हैं ना, जब एक औरत अपने पति को खोती है तो पहले इमोशनल बहुत लॉस होता है और लगता है किसी को कि बस हम तो सालों तक बस रोते ही रहेंगे। बट आपको सच बोलूं कि बस दूसरे तीसरे दिन ही ऐसा लगा था देयर वर नो टीयर्स इन माय आईज, और मेरा दिमाग चलने लग गया था, दिल चलना बंद हो गया था। मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो बहुत ही परेशान करता था पूरी रात पूरा दिन, कि मैं अपने बच्चों को पालूंगी कैसे, मैं फाइनेंशियली कैसे स्टेबल होंगी। इमोशनल साइड तो ऐसा लगता है खत्म ही होती जा रही थी। कहना बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है बहुत मटेरियलिस्टिक बातें कर रही हूँ, बट मेरे संग तो यही हुआ था। और सच्ची बोलूं तो बहुत ही मुश्किल से मेरा उस समय सिर्फ यही था कि अपने पापा की फैक्ट्री में काम किया हुआ था मैंने उससे पहले। तो आप अपने जब पापा की छत्र छाया के में काम करते हो, जब एक मालिक की बेटी की तरह काम करते हो, तो एक अलग एक्सपीरियंस था। तो जब मैंने किराए पे एक फैक्ट्री शुरू करी तो मुझे लगा वैसे ही लगेगा, मुझे काम तो करना आता ही है, लेबर वो ही होती है, बट वो बिल्कुल ही दिन और रात का फर्क था। एक पापा की फैक्ट्री में काम करना और एक अपनी ऐसी ट्रांसपोर्ट नगर से आप आगरा में जानते हुए एरिया भी ज्यादा सेफ नहीं है, मैं छोटी सी फैक्ट्री खोली और वहां पर काम किया, तो बहुत मुश्किल था। आपकी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हर चीज, और बच्चे छोटे थे, बिल्कुल बच्चों की बीमारी थी, स्कूल के प्रोजेक्ट्स थे, बिल्कुल, और पढ़ाई थी। ये तो नहीं करती पैसे कमाने होगा, एजुकेशन खराब हो जाती, फिर वो कभी समय वापस नहीं आता। ये नहीं कहते 5 साल के बाद पढ़ाएंगे बच्चों को, बिल्कुल। तो एवरीथिंग वाज वेरी डिफिकल्ट, लेबर को हैंडल करना अकेले। और सच आप मानेंगी नहीं, बट जब फर्स्ट महीने में तो लेबर काम ही नहीं करती थी, कि वहां लोग कहते अरे ये औरत पता नहीं कहीं भागी ना जाए, हमें क्या पता पैसे कहाँ से आएंगे। बैंक्स को फेस करना अकेले, क्रेडिटर्स को फेस करना बहुत ही मुश्किल था। बट हाँ, कंसिस्टेंटली मैं काम करती रही। सच्ची बोलूं तो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आप रोज हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। रीजन भी कि आपका 100% आप हमेशा नहीं देते, कभी आप लेजी होते हैं, कभी मन नहीं करता, कुछ कुछ दौर होता है कि नहीं आजकल मन नहीं कर रहा, मूड खराब है। बट मैं ये कहती हूँ आप डोंट वर्क 100% मेहनत नहीं करते, पर कंसिस्टेंटली करते रहिए। आप जाइए, आप 100% नहीं दे सकते, आप 40% दीजिए, बिल्कुल, पर काम करिए, कंसिस्टेंटली करिए और सक्सेस कम। और सच बोलूं तो सिर्फ हार्डवर्क तो नहीं, मैं तो किस्मत बहुत बड़ी बात कहूंगी कि 3रे साल में 4थे साल में 100 करोड़ क्रॉस करना, आई थिंक किस्मत ने बहुत साथ दिया। हार्डवर्क तो हमेशा हर इंसान करता है, मैंने भी किया, किस्मत ने दिया, लेकिन आपका हार्डवर्क बहुत मैटर करता है और कंसिस्टेंसी। हाँ, और एंड एक्चुअली थोड़ा ह्यूमन, मेरे को शायद अगर मैं कहूँ कि मेरा क्या मंत्र है, मुझे शायद लोगों की साइकोलॉजी समझनी ज्यादा आती है। बिकॉज कोई भी आप फैक्ट्री चलाते हैं तो आपको लोगों से जूते बनवाने हैं। मैं अकेले जूता नहीं बना सकती, मुझे अगर आते भी होंगे बनाने, मैं नहीं बना सकती अकेले 4000 जोड़ी रोज। तो उन लोगों को जो अलग अलग फैमिलीज से आ रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के संग आ रहे हैं, अलग अलग एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, कोई रात सैटरडे को इतनी शराब पी लेते हैं कि ट्यूसडे तक हैंगओवर ही नहीं खत्म होते। पर काम उन सबसे ही करवाना है आपको, और उन सबको इकट्ठा रखकर काम करवाना है आपको। 1000 लोगों को इकट्ठा करना है, क्योंकि एक लीक टूटी तो आपके जूते नहीं बनेंगे। आई फील आई अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी वेरी वेल एंड आई नो हाउ टू गेट देम टुगेदर। वेरी गुड। तो आपकी फैक्ट्री में डेली का कितना प्रोडक्शन होता है? अराउंड 4 to 5,000 शूज। वेरी गुड, वाओ वाओ।
थैंक गॉड। मानसी, आपको आपकी बहुत सी उपलब्धियों के लिए अवार्ड्स मिल चुके हैं। फिकी अवार्ड, कैनरा बैंक के द्वारा आपको बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला। इसके अलावा एबीपी न्यूज ने आपको नारी शक्ति सम्मान दिया। श्रीमती रीता बहुगुणा और स्वाति सिंह जी द्वारा इतना बड़ा सम्मान मिलना बहुत गर्व की बात है। तो मेरा ये सवाल है कि बहुत सी लेडीज अलग अलग फील्ड्स में बहुत कुछ काम कर रही हैं, बहुत नाम कमा रही हैं, लेकिन ये जो शो बिजनेस है ये मेनली मैन्स वर्ल्ड है। तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स तो आई होंगी यहाँ पर। देखिए, मैन्स वर्ल्ड डेफिनेटली है और इट्स मेल डोमिनेटेड बिकॉज सारे बायर्स भी मेल हैं, सारे सप्लायर्स भी मेल हैं, सारे वर्कर्स भी मेल हैं, बहुत कम परसेंटेज ऑफ वुमेन। देखिए, मैं मेनली बताऊं, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स काम करने में नहीं आता बिकॉज मुझे लगता है कि जितनी ब्रेन या अकल मुझे दी है एक आदमी को भी सेम ही दिया है। सिर्फ हाँ, फिजिकल स्ट्रेंथ में मेल्स आर बेटर देन वुमेन। व्हाट आई फील कि मेंटली जो है ना वो वुमेन आर मच स्ट्रॉन्ग। या बट आई फील कि सिर्फ मैन्स वर्ल्ड में प्रूव करना एक औरत को कि वो काम कर सकती है, वो गुड इनफ है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। वो जो मेरे को एक्स्ट्रा किलोमीटर रखना पड़ता है। जैसे एक आदमी हो, मैं एक संग फैक्ट्री शुरू करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मुझे थोड़ा समय लगता है बिकॉज सच्ची बोलूं तो नो ऑफेंस टू लेडीज और मैन, बट पता नहीं लेडी को सामने देखकर हर डिपार्टमेंट, आप किसी भी आप जमीन खरीदने जाओ, आप तहसील जाओ, वो औरत देखता है अरे इसको तो पहले बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि शायद उनको वो इतनी अवेयर ही नहीं, उनको क्या पता क्या होती है खसरा खतौनी, उनको क्या पता क्या होते हैं बैंक रेट्स, उनको कुछ भी नहीं मालूम। सो दे ट्राई टू मेक यू अ फूल, पर फिर इफ यू आर गुड आप अपना एक निश बना लेते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट भी वुमेन करते हैं, टैक्सेशन में तो कोई है नहीं कि मुझसे कम लेते हैं और आदमी ज्यादा लेते हैं, मतलब मुझसे इनकम टैक्स कम ले लो। बल्कि मैं अकेली औरत हूँ तो मुझे 40% प्लस है, जो कंपनीज बड़ी बड़ी है पार्टनरशिप में कम है इनकम टैक्स। तो आई फील ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ थोड़ा सा टू प्रूव योर सेल्फ थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर सब इक्वल होते हैं। और आप वो प्रूव कर चुकी हैं बहुत अच्छे से बाय द हेल्प ऑफ मेन, बिकॉज जितने भी लोगों ने मेरा सक्सेस बनाया है, मेरे बायर्स भी आदमी है, मेरे जो वर्कर्स हैं वो भी आदमी है, और जितनी भी डिपार्टमेंट है वो भी आदमी, बाय द हेल्प ऑफ देम ओनली मैंने सक्सेस बनाया। तो आपका कहना ये है कि मेन एंड वुमेन दोनों मिलके ही एक वर्ल्ड जो है उसको डेफिनेटली बना सकते हैं, कंप्लीट करते हैं। देखिए, बैलेंस तो आपको दोनों का ही रखना पड़ेगा, आप अकेले कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। दैट्स सो ट्रू। ये बात अलग है कि हाँ, जब औरत कुछ चाहती है करना तो वो कर दिखाती है, और वो आपने करके दिखाया है अपने बूते पर, मानना पड़ेगा। देखिए, मुझे नहीं मालूम, मैं तो हमेशा मेरी अपनी फ्रेंड्स को भी यही कहती हूँ कि जब शेर पीछे भागता है ना तो सब बहुत तेज भाग लेते हैं। तो मैं उन सिचुएशन से आई फील एवरी वुमन हैज द स्ट्रेंथ टू डू इट। मैं कोई अनोखी नहीं हूँ, मैं उस सर्कमस्टांसेस में आई, इतनी प्रॉब्लम्स थी तो मैंने प्रूव कर लिया। आई फील एवरी मैन वुमन जब इतनी स्ट्रेस प्रॉब्लम्स में आता है और बच्चे होते हैं ना सामने, उनकी शक्लें दिख रही होती हैं, तो सब प्रूव कर लेते हैं। और फिर थोड़ी मैं कहती हूँ किस्मत होनी चाहिए। बिल्कुल। आप मदर और फादर दोनों की भूमिका निभा रही हैं अपने बच्चों के लिए, तो कौन सा रोल जो है आपको ज्यादा मुश्किल लगता है निभाना? सच बोलूं तो मदर का। अच्छा, यस, बिकॉज फादर्स, बहुत सारे फादर्स शायद देखें, बट फादर्स को रियली पैसे कमा कर ही देने होते हैं, वो मेरे को इजियर लगता है। बट वो जो उनके घर जाकर उनके प्रोजेक्ट्स, उनका स्कूल, उनका इमोशनली उनको सपोर्ट करना, उनकी डे टू डे वो मदर्स ही कर सकती वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। पूरा घर संभालना, फैक्ट्री का स्टाफ संभालना बहुत इजी है, बट घर को साफ रखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। बिकॉज ये किसी आदमी को समझ नहीं आती, मैं जानती हूँ इस बात। और एक बात ये और है कि कुदरत ने कुछ ऐसी शक्ति दी है लेडीज को कि वो घर और बाहर दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके संभाल लेती है, राइट? बहुत मुश्किल है। बीइंग अ मदर इज मच more difficult and it's much more responsible job than a father. Very true. I totally agree with you. Yes, मेरा personal है, no offense to any father. No, मुझे भी यही फील होता है। And मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ मानसी, कि आप अकेली हैं तो चाहे घर हो या बाहर हो, परिवार, बिजनेस, बहुत से डिसीजंस आपको लेने पड़ते होंगे डेली ही, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या सोचती हैं आप? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, किसी ने पूछा नहीं, बिकॉज आप राइट, हर डिसीजन लेने के लिए आपको कोई ना कोई साथी की जरूरत होती है, या तो फादर हो, पेरेंट्स हो, हस्बैंड हो, भाई हो, बहन हो। ये रियलिटी है कि आई हैव नो पार्टनर टू टेक अ डिसीजन। तो मैंने ना बहुत एक सिंपल एक मूल मंत्र बना लिया है,
मैं, और आपको थोड़ा फनी लगेगा जब मैं बताऊंगी कि मैं हमेशा एक चीज सोचती हूँ कि 2 wrongs don't make a right। मतलब कि एक किसी ने कुछ गलत किया है तो अगर आप भी उसके संग गलत करें तो वो सही नहीं है। अब आप ये सोचेंगे इतनी बड़ी फिलॉसफी से बिजनेस कैसे चलता है। बिल्कुल चलता है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि मैं जैसे एक बहुत अच्छा बिजनेस आज चला रही हूँ, एग्जांपल देती हूँ। आज मैं मटेरियल कई ज्यादा सस्ता खरीद लेती हूँ, मैं आपको प्रूव कर सकती हूँ इस थ्योरी को, देन अदर सप्लायर, देन अदर पीपल, बिकॉज मैं एक बहुत अच्छी पे मास्टर हूँ। अब पे मास्टर क्यों अच्छी हूँ? बिकॉज कई बार होता है सप्लायर्स गलती कर देते हैं, तो हम लोग इसको अपना राइट समझ लेते हैं कि उसने गलती करी तो मैं पे ना कर ये गलती कर सकता हूँ, ये मेरा राइट जन्म से अधिकार हो गया है। हम पनिशमेंट देंगे बट नहीं, हाँ, मेरा रिपोर्ट कार्ड मेरे संग है, इवन फॉर बिजनेस, क्योंकि हर कर्म या हर काम में जो कर रही हूँ मेरा एक स्टार गुड या बैड ऊपर लग रहा है। मुझे तो आज भी अपना येलो कलर का स्टार कार्ड लगता है, या तो गोल्ड स्टार लगता है या फिर ब्लैक स्टार लगता है। तो जब मैं कोई गलत करता है मेरे संग, हाँ, और मैं संग गलत ना कर सही करती हूँ, जो सही होना चाहिए, जो होना चाहिए वो करती हूँ। अगर किसी ने मेरे को मटेरियल दे दिया, लेट से मैं को नुकसान नहीं हुआ तो आप उसको टाइम पे पैसा दीजिए। मेरे कस्टमर ने कुछ गलत कम पैसे दे दिए, उसने एडवांटेज लिया मेरे सिचुएशन का कि मेरे को बिजनेस की जरूरत है, मैं उसकी वजह से मटेरियल कम नहीं लगाऊं कि मैं कहूँ यार उसने कौन सा प्राइस दे दिया, उसको मालूम है जूता इतने का नहीं होना चाहिए। सो बिल्कुल इन पर्सनल रिलेशनशिप्स तो बिल्कुल, अगर किसी ने कोई गलती करी है, सम फ्रेंड डिड नॉट स्टैंड बाय मी, और फिर कल उसको जरूरत है, उसने उस वक्त गलती कर दी, आपने 5 साल के बाद गलती करी जब उसने बुलाया, आप में और उसमें फर्क भी। सो उसका गलत, 2 wrongs don't make a right। Someone does wrong, you cannot do wrong। Excellent, wonderful answer। मजा आ गया। मेरी बेटी बहुत कहती है हर बात पे, हाँ कोई कहेगी ना आप क्यों जा रहे हो वहां पर, मैं कहूंगी तारिणी प्लीज, उन्होंने क्या, आपको याद नहीं क्या क्या, कहती हाँ 2 wrongs don't make a right mama। Wonderful। So it is, so for business everything, even with your staff, even with everything, have the same policy। Excellent। तो फिर आप कभी गलती नहीं करोगे। हम लोग भी ये पंच लाइन का हमेशा ध्यान रखेंगे, ये मूल मंत्र हम भी कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में अपनाने की। आई होप ये बहुत से लोगों के बहुत काम आएगा ये मूल मंत्र। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज आप जिस मुकाम पर हैं, इस मुकाम तक पहुंचना बहुत सी औरतों के लिए नहीं, बहुत से आदमियों के लिए भी एक सपना ही है। यहाँ पहुंचकर आप क्या फील करती हैं? एक्चुअली इसका आंसर वुमेन्स डे है, एंड यू डूइंग सच अ पॉजिटिव शो एंड यू टॉक सो पॉजिटिवली ऑलवेज। इसका आंसर बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, बट मैं रियलिटी बोलूंगी बिकॉज आपने स्टार्टिंग में बोलता सच बोलना। सो रियलिटी यही है कि बहुत सक्सेस बना लिया, फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो गई, बहुत आज खुशी होती है टू सी माई डॉटर्स ग्रोन अप नाउ, गेटिंग द बेस्ट दे कैन। बट इस पूरे जर्नी में ना मैंने अपना एक पार्ट लूज कर लिया। मैं शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो होती आज एट दिस एज मैं नहीं हूँ। जर्नी टफ नहीं रही, अच्छी रही कि आप दुख को भूलते रहते हैं, सुख भूलते रहते, दुख भी भूलते जाते हैं, बट अ पार्ट ऑफ यू हैज फिनिश्ड। कई चीजें जो मैं अब नहीं ट्रस्ट कर पाती लोगों पे ज्यादा इजीली, मैं लोगों को अपने एक सर्कल के अंदर नहीं घुसने देती। मैं एक बहुत ही आई हैव लॉस्ट अ लॉट इन माई लाइफ, और वो जो चीज है मैं आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट कि मैं नहीं हूँ, बट हाँ एक पार्ट मेरा डेड हो चुका है विच आई फील नहीं होना चाहिए था। आई रियली विश आई गेट द स्ट्रेंथ, और मैं उसको नेक्स्ट ईयर अगर वी मीट टू अगेन एंड आई से नहीं, उसका मैंने 20% तो रीगेन कर लिया है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो और आप लाइवली होकर, और इतनी प्यारी बच्चियां हैं, आपने इतना कुछ गेन किया है अपनी लाइफ में, इतना कुछ कमाया है अपने बलबूते पर, तो आपको तो बस अच्छा ही फील करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you. So my dear friends, you have always had the power. You just had to learn it for yourself. और यही सिखाती है हमें मानसी जी की कहानी। We salute her because she is the power. जरूरी नहीं कि हर बार नारी की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ही आए, कभी कभी अपनी रक्षा के लिए खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है। एंशिएंट टाइम में राजकुमारियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती थी बचपन से, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के समय में भी स्कूल्स में सेल्फ डिफेंस एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। आज से कुछ साल पहले एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ में एक 15 साल के लड़के ने मीडिया और पब्लिक के सामने गलत हरकत करने की कोशिश की थी। सुष्मिता उसे साइड में ले गई थी, उसे एक अच्छा वाला लेसन दिया था। शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। तब उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना उसका एक राइट है, जैसे कि पढ़ना एक बेसिक ह्यूमन राइट है।
उसी के साथ साथ हर लड़के को एजुकेशन देने के साथ साथ सही सोच देना, सही दिशा दिखाना हर पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटी पढ़ाओ और बेटा समझाओ। और इसी के साथ आ रही है हमारी लास्ट गेस्ट, वेरी डायनेमिक अपर्णा रजावत। अपर्णा जिन्होंने की अपनी पूरी लाइफ देश की लड़कियों की सुरक्षा के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है, जो खुद में ही एक जीती जागती मिसाल है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनकी बातें आपके दिल को, रूह को छू जाएंगी, आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर जाएंगी। अपर्णा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से दिल की बातें के इस मंच को गौरवान्वित करने के लिए। आपको देखकर बस एक ही गाना दिमाग में आता है, लड़की धाकड़ है, धाकड़ है, लड़की धाकड़ है। अच्छा अपर्णा, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने करीब 25 कंट्रीज में ट्रैवल किया है, 10 साल से ज्यादा आप विदेश में रही हैं। एक फ्लरिशिंग कैरियर छोड़कर वापस इंडिया में आना, लाइफ का इतना बड़ा यू टर्न लेना, क्या रीजन रहा इसका? देखिए, मैं ये बोलूंगी कि हर महिला के अंदर जो देश में रह रही है, एक हीरोइज्म सबके अंदर है कि कुछ बदलाव लाना है। क्योंकि आई थिंक जिसके अंदर भी दिल है, और कहा जाता है महिलाएं ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, ज्यादा इमोशनल होती हैं, हम ज्यादा भावात्मक रूप से समझ सकते हैं सिचुएशन को। तो जो आजकल चल रहा है, इतने ओवर डिकेड से महिलाओं के साथ जो क्राइम्स हैं, क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है और जिसकी कोई रोकथाम नहीं है। तो मेरा इंग्लैंड में होना, और जब मैं इंग्लैंड में थी, जब एक कंपैरिजन हुआ मेरे खुद के देश से इंग्लैंड में, एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, 4 बहनों में एक बहन हूँ, और हमारे यहाँ एक मैन और वुमेन के बीच में बहुत बड़ा गैप था, जो इन इक्वालिटी थी, जेंडर इनइक्वालिटी, मैं उसके साथ बड़ी हुई। जब मैं इंग्लैंड में गई, छोटा सा वाक्य आपको बताती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों सब कुछ छोड़ के भारत आना मेरे लिए क्यों जरूरी रहा। कि इंग्लैंड में एक फैमिली, इंग्लिश फैमिली में थी, फादर काफी फाइनेंशियल सेक्टर में एक कंपनी ओन करते थे। कुछ समस्या हुई और वो घर आए, उन्होंने तीनों बेटियों को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया, और वो बोलते हैं कि ये समस्या है, तुम लोगों की क्या ओपिनियन है, मुझे कैसे हेल्प कर सकते हो। आई वॉज अमेज्ड दैट वुमेन हैज दैट वैल्यू, वुमेन हैज दैट वर्थ। बिकॉज हमारे परिवार में तो अगर कोई बहुत ही जरूरी मसला जब डिस्कस होता था, तो महिलाओं को बोला जाता था, खासकर लड़कियों को, घर की बेटियों को, कि आप लोग चलो बाहर जाओ, तो जरूरी बात डिस्कस करनी है। यहाँ बाप अपनी समस्या लेके अपनी बेटियों से पूछ रहा है। तो मुझे लगा कि ये वर्थ, ये वैल्यू इंडिया की हर महिला को मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल सही। यही सीट था कि मुझे लगा कि आई थिंक आई एम वन ऑफ देम हु इज विलिंग टू ब्रिंग अ चेंज इनटू माय नेशन। वाओ, वंडरफुल। और कोई इसमें कोई संदेह नहीं है, आप चेंजेस ला रही हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है आपकी वजह से। 14 टाइम्स नेशनल चैंपियन, जानी मानी सेल्फ डिफेंस ट्रेनर, और 1.5 लाख से ज्यादा लेडीज को आप प्रशिक्षित कर चुकी हैं। लार्जेस्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी आप ही के नाम है। कितना बड़ा अचीवमेंट है अपर्णा, बता नहीं सकती। एंड हॉलीवुड डॉक्यूमेंट्री आपके ऊपर बन रही है, फिल्म बन चुकी है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, हॉलीवुड डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है एंड फिल्म बन रही है जी। वाकई मानना पड़ेगा अपर्णा। तो क्यों चुना आपने सेल्फ डिफेंस को ही? वैसे तो मैं पिंक बेल्ट के बारे में आगे डिटेल में बात करूंगी आपसे, लेकिन सेल्फ डिफेंस, हाँ डेफिनेटली एक फोटे, एक मेरा फेज जब आता है सेल्फ डिफेंस ट्रेनर ज्यादा स्प्रेड होता है मेरे नाम के साथ। और शायद रीजन ये था कि बचपन में मेरे 2 ब्रदर्स थे, एंड एज इन सो मेनी इंडियन फैमिलीज एल्डर ब्रदर्स आर काइंड ऑफ वेरी बुली, एंड मैं एक वो शीप नहीं थी जो कि लाइन में चलूं, मैं ब्लैक शीप थी इन द फैमिली, बिकॉज यू नो आई वॉज वन ऑफ द रेबल कि करना है तो मुझे करने दो, नहीं करने दो तो लड़ झगड़ के करना है। बिल्कुल। खैर मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी आप घर में लड़े झगड़े। तो जब मैं स्कूल में थी, प्राइमरी तक मैं को एजुकेशन में पढ़ी, और कुछ राइट्स ऐसे होती थी कि जहाँ पे लड़कों का वर्चस्व था, लड़कियां वहां आई नहीं जा सकती थी, क्योंकि बॉयज कुछ इस तरह के राइट्स थे। तो मुझे लगता था कि व्हाई नॉट व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग एंड द बॉयज वर नॉट लेटिंग मी इन। तो मैं थोड़ा फिजिकली बचपन से मुझे ये था कि शायद ब्रदर्स इतने बुली थे और कई बार ऐसे रहती थी लड़ाई झगड़ा, तो मैं
एक अंदर से कीड़ा था कि मुझे बड़ा स्ट्रांग होना है फिजिकली। तो लड़कों ने राइड पे चढ़ने से मना किया, 2-4 को मैंने ढूंढ दिया वहां पे। देन आई मेड अ प्लेस फॉर माई सेल्फ एंड अदर गर्ल्स स्टार्टेड वंडरिंग हाउ शी इज सिटिंग ऑन दैट राइड अलोंग विद बॉयज, दैट वी शुड बी वन ऑफ देम। आई स्टार्टेड इनवाइटिंग गर्ल्स कम आउट फ्रॉम इंस्पायर किया सबको, कम आउट फ्रॉम शेल। लेकिन जब बॉयज उनसे लड़ते थे, सो आई हैव टू fight for them, I have to stand for them. These girls were not standing for themselves. That was the biggest frustration since my childhood. That seed came in my head कि why these girls are not standing for themselves. जैसे मैंने लड़के अपनी जगह बनाई, मुझे क्यों 10 के लिए लड़ना पड़ रहा है? 10 क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगर हम 10 और मैं मिलके 11 लड़ लें, बिल्कुल, तो राइड पे तो लड़कियां बैठे, लड़के बैठे ना पाए। वेरी ट्रू, बिल्कुल। तो एक ये जो सीट था, तब मैंने सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू करा जब मैं खुद 12-13 साल की थी। और आगरा में बहुत स्कूल्स में मैं सेल्फ डिफेंस सिखाने जाती थी। तो यही है, मुझे लगता है कि जब फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग होते हो तो मेंटली भी आप बहुत स्ट्रांग, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाती है। एंड आई थिंक एवरी वुमन पजेस दैट इज द बिगेस्ट लिबर्टी, बिगेस्ट फ्रीडम। वन शी इज अवेयर, इफ एनी डेंजर वुड कम शी कैन सेव हरसेल्फ। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वुमेन में पावर है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। या जैसे कि हमारी इस वीडियो का नाम भी है वुमेन इज पावर, तो आप उसको पूरा चरितार्थ करती हैं, नो डाउट। अपर्णा, हमने ये भी जाना समझा कि जो पिंक बेल्ट बैनर है वो काफी बड़ा होता जा रहा है एंड देश के बहुत से पार्ट्स को कवर कर चुका है, और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं। तो पिंक बेल्ट मिशन किस मायने में बाकी सबसे अलग है, ज्यादा स्पेशल है और ज्यादा पावरफुल है? देखिए, पिंक बेल्ट में जो लोग जुड़े हैं, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि जितना वंडरफुल काम आप टुवर्ड्स वुमेन कर रहे हैं। और पिंक बेल्ट से आपका जो जुड़ाव रहा है, आज पिंक बेल्ट जो एक मजबूत होके जो आपने कहा स्प्रेड हो रहा है, उसमें अगर मैं आप 10 पिलर का भी नाम लूं तो 10 भी नहीं होंगे, 4-5 पिलर उसमें से एक आप हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा, ये मैं बोलूंगी। आज पिंक बेल्ट नोन है मेरी वजह से नहीं, मेरे साथ 3-4 लोग जुड़े जिसमें से एक आप हैं, उनकी वजह से। पिंक बेल्ट कैसे अलग है? पिंक बेल्ट मैं ये नहीं कहूंगी कि अलग है, क्योंकि जब गंदगी होती है और मेरे हाथ में एक ब्रूम है जिसको लेके मैं साफ कर रही हूँ, 4 और लोग ब्रूम लेके मेरे साथ खड़े हो रहे हैं, तो मेरा तो काम आसान हो रहा है। तो इट इज, आई विल से टू एवरी सोशल वर्कर दैट इट इज नो कॉम्पिटिशन। वी आर नॉट ओनिंग अ शॉप और रनिंग बिजनेस, वी आर क्लीनिंग dirt of this society. If we all become together, then we can create wonders. Yes. पिंक बेल्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं, चाहे आप हैं या मैं हूं। सबसे बड़ी बात है कि वी एक्सपीरियंस्ड दैट, इट इज नॉट वी सॉ फ्रॉम आउटसाइड। बिल्कुल ठीक। हम जैसे लोग हैं या तो काम किया है, और हम जैसे कई लोग हैं जिन्होंने वो सारे एट्रोसिटी, सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं खुद से। तो ये चीज हमें बहुत कनेक्ट करता है इस कॉज से। हम आउटसाइडर नहीं रहे हैं, हम वन ऑफ द पार्ट रहे हैं सिस्टम के। और पिंक बेल्ट सेल्फ डिफेंस ही नहीं, पिंक बेल्ट 5 डायमेंशन पे काम करता है। मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, लीगल स्ट्रेंथ एंड डिजिटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ क्योंकि यहाँ पे बहुत, हम तो प्रिविलेज्ड हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो रिमोट विलेजेस में रह रही हैं, वहां पे परिवार महिलाओं को 2 ही रूप में पालता है, या तो बेटी या बहू। बिल्कुल ठीक। इन 2 रोल के अलावा कोई रोल ही नहीं होता वुमेन का। उनको बस घर की इज्जत समझा जाता है कि जैसे घर की इज्जत है उन्हें ही संभालनी है। घर की इज्जत जो है एक्चुअली वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, ना कि एक बहू या बेटी की। बिल्कुल सही बात है कि सारी परंपराओं और सारे जो कस्टम्स हैं उसका बोझ महिलाओं के कंधों पे ही क्यों है? क्यों? महिला ही चरित्रवान होनी चाहिए तो इज्जत बची रहेगी, और पुरुष कितना भी अचरित्रवान हो जाए उससे कोई इज्जत नहीं जाती। ये बड़ा हिपोक्रेट सोसाइटी है। मैं अपनी संस्कृति की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत मान रखती हूँ, मैं गर्व करती हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन इसके अलावा बेटी और बहू होना तो एक महिला का आभूषण है, वो तो करे ही, वो तो वो है ही, जगत जननी है। लेकिन इन बेटी और बहू के अलावा भी
महिलाओं में बहुत पोटेंशियल है, महिलाओं में बहुत प्रतिभा है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में इतनी प्रतिभाएं आज निकल कर आ रही हैं। और तो मेन बात है कि एक मेंटल स्ट्रेंथ होना कि बेटी बहू के अलावा भी मुझ में बहुत कुछ है, खुद को पहचानना, अपने वजूद को और अपने वजूद को पहचान के सपनों की उड़ान भर के उन सपनों को रियलिटी में बदल देना, ये मेंटल स्ट्रेंथ। इमोशनल स्ट्रेंथ जब मैं बात करती हूँ तो देखिए इमोशनल स्ट्रेंथ में, क्योंकि मैं 14, 15, 16 आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर, और मैं चाहूंगी कि हर माँ इस बात को सुने कि इमोशनल स्ट्रेंथ, मेरे पास हजारों लोगों, लड़कियों का फोन आता है जो बालिकाएं मेरे ख्याल से 15, 16, 17, 18 साल की हैं, और एक ही या तो ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड बन गया था या फिर उस बॉयफ्रेंड था और उसके साथ उनके रिलेशंस हो गए और आज वो बॉयफ्रेंड ब्लैकमेल कर रहा है। बॉयफ्रेंड के अलावा कई बार बहुत ही ज्यादा उम्र के आदमी भी 15-16 साल की लड़कियों को विक्टिमाइज कर रहे हैं। जब मैंने बहुत रिसर्च करी तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारी फैमिली में आज भी बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है बेटे और बेटी को पालने में। बिल्कुल, बेटे को इतनी वैलिडेशन दी जाती है, बचपन से बताया जाता है बीइंग अ मैन यू आर राइट, और रूल्स एंड रेगुलेशन बेटों के लिए अलग होते हैं, बेटियों में किसी और की क्या कहूँ, मेरे परिवार में भी ऐसे ही था कि बेटों के लिए रूल्स अलग थे, बेटियों के लिए रूल्स बिल्कुल अलग। बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या होता है पूनम जी कि इतना इमोशनली हॉलो हो जाती है बच्ची, वो वैलिडेशन ना मिलने के कारण, वो वर्थ ना मिलने के कारण एक सेकेंडरी सिटीजन की तरह से अपने ही परिवार में उसका भरण पोषण हो रहा है। जब वो 15, 16, 17 साल की होती है तो कोई थोड़ा भी उसको अटेंशन देता है, थोड़ा भी इमोशनली थोड़ा प्यार उसको दिखाता है, लड़की ड्रोन टू हिम। बिल्कुल ठीक कहा। अगर घर से ही आप उसका पालन पोषण ऐसा करें इमोशनली, भावात्मक रूप से वो इतनी अगर फुलफिल्ड हो, तो हम ये नहीं कह सकते 100% हम केसेस को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत बड़ा नंबर खत्म कर सकते हैं। घर से ही अगर इमोशनली वो पूरी तरह से फुलफिल्ड होगी तो वो किसी फेक लव और बेकार की अटेंशन में वो नहीं पड़ेगी। वैलिडेशन मिलना बहुत, वैलिडेशन मिलना, आप दोनों को इज्जत दीजिए, दोनों को प्यार दीजिए। बेटी को ये मत समझाते रहिए कि तुझे तो जाना है, तुझे ये नहीं करना। बेटे को ये मत कहते रहिए तू तो बेटा है, मेरे शान है, मेरा मान है, मेरा अभिमान है, कुछ भी करे। तो ये बहुत जरूरी है कि अब दोनों को बराबरी के रूप से देखा जाए, पालन पोषण देखा जाए। कहते हैं कि लड़की का कोई घर नहीं होता, ना वो ससुराल भी उसका नहीं हो पाता, ना घर, और अदरवाइज ये भी कहा जाता है कि लड़की के बगैर घर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कहा कि अपना घर ही नहीं, अपना नेम प्लेट ही नहीं अब कभी कहीं लग पाती है। मुझे बड़ी खुशी होती है कुछ घरों के बाहर, जैसे मैंने किसी घर के बाहर देखा था शकुंतलम नाम लिखा हुआ, तो मुझे पता चला उनकी वाइफ का नाम शकुंतला है, तो उस नाम पे उन्होंने अपने घर का नाम। ऐसे लोगों को साधुवाद, बिल्कुल बिल्कुल मानना पड़ेगा उन लोगों की, हमारे मन में और ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात। तो मैं नेक्स्ट आपको बताना चाह रही थी लीगल राइट्स। अब 354 सेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, हम सबको मालूम होना चाहिए। 354 सेक्शन में जैसे किसी ने 15 सेकंड से ज्यादा आपको घूर लिया, दैट इज अ क्राइम। हाउ मेनी पीपल नो दैट? हम तो यूपी, बिहार और दिल्ली तक में मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप किसी बस या किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो कोई भाई साहब आपको ऐसे घूर रहा होता है, ऐसे कभी खुशी कभी गम आपके फेस पे चल रही है 3 घंटे, ना आपको मालूम है वो घूर नहीं सकता, ना उसको मालूम है कि वो उसको घूरना नहीं चाहिए। तो इस तरह के जो लीगल राइट्स, ये बड़ी विडंबना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग राइट्स हमारे फेवर में बना दिए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन उसकी जागरूकता ना होने के कारण किसी को मालूम ही नहीं कितने स्ट्रॉन्ग राइट है। ये तो ये बात हुई कि आपको खजाना दे दिया, एक लॉकर ने बंद कर दिया, आपको बता दिया आपका ही है, लेकिन आपको कभी दिखाया नहीं है क्या इसके अंदर। बिल्कुल। तो लीगल राइट्स, जब तक हम लीगली पूरी तरह से अवेयर नहीं होंगे अपने राइट्स के प्रति, हम कैसे अपने मन में, अपने मानसिक रूप से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। अगर जब हमें मालूम होगा कि चीज गलत है, लीगल रूप से गलत हो, तो एक अलग तरह की स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी उस चीज से लड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चौथी चीज है डिजिटल सेफ्टी। देखिए आज पूरी दुनिया हमारी इंटरनेट पर है, ऑनलाइन बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल। 11 साल के बच्चे को हम मोबाइल पकड़ा देते हैं, 11 साल की बच्ची को मोबाइल पकड़ा देते हैं, उसको कुछ नहीं मालूम। 11 साल की बच्ची को उसको भी मालूम है। आज तो 11-12 साल के बच्चे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी
कितनी ज्यादा चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन इसके कारण, कितने चिल्ड्रन विक्टिमाइज होते हैं, कितनी बच्चियां विक्टिमाइज होती हैं। तो डिजिटल सेफ्टी, कौन से एप्स, कौन सी एजेंसीज, किस तरह की सेफ्टी, सेफर दायरे में रह के आप इंटरनेट आपको यूज करना चाहिए, ये हमारा ये सेशन एक रहता है डिजिटल सेफ्टी। ये तो बहुत जरूरी है। आप देखिए जो सर्वे है, 10 में से 7 महिलाएं पीड़ित हैं सोशल मीडिया पे किसी न किसी तरह से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं स्टॉकिंग की बात करूं तो फिजिकल वर्ल्ड में आप स्टॉकिंग करिए, चाहे आप डिजिटल वर्ल्ड में आप स्टॉकिंग करिए, इसे एक ही क्राइम माना जाता है। जो आपको व्हाट्सएप पे बार बार हाय हेलो या फेसबुक पे आपको हाय हेलो मिलता है, फेसबुक पे मैसेजेस में, इनबॉक्स में इतने मैसेजेस लेडीज को आते रहते हैं, हिम्मत नहीं है सामने कुछ लिखने की, अंदर रोज गुड नाइट गुड मॉर्निंग भी होगी, 10 मैसेजेस होंगे, ना जाने क्या क्या। बिल्कुल। और मेरा तो ये मानना है कि लेडीज को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। डेफिनेटली इग्नोर करना चाहिए। मैं ये भी बोलूंगी, बिल्कुल सही बात है कि एक मेंटल पीस के लिए, लेकिन लोगों को सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस नहीं है कि एग्जैक्टली जाएं का। जरूरी नहीं है आपको कि अगर डिजिटली रूप से आप प्रताड़ित हो रही हैं तो इसका मतलब आपको पुलिस तक ही जाना है। बहुत सारे गवर्नमेंट के पोर्टल्स ऐसे हैं जहाँ पे जाके आप एनोनिमस भी कंप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका कहीं भी आने की जरूरत नहीं है। 1090 ऐसे एक कॉल सेंटर है जिसमें आप ईव टीजिंग की, उसमें कैट कॉलिंग की उसमें कंप्लेंट्स होती हैं। 181 में जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी कंप्लेंट होती है। 112 में इमरजेंसी में पुलिस आपको चाहिए 5 मिनट के अंदर। तो आप लोगों को नंबर्स मालूम होने चाहिए, कौन सा नंबर किस पे। बिल्कुल। लोग 1090 पर डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत करेंगे और वहां से कोई सुनवाई नहीं होगी, फिर आप कहेंगे कि नहीं पुलिस हमारी सुन नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत जगह पे अप्रोच कर रहे हैं, गलत अपराध को लेके। वेरी ट्रू। बिल्कुल। और उसके बाद आता है हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ, जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में भी जानकारी, 35 ईयर्स प्लस के बाद क्या आपको जरूरी है। एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन गाँव वगैरह में बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस चीज की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, और काफी दैट कैन कॉज और दैट कैन लीड टू रियली सीवियर डिजीज अमंग दीज वुमेन बिकॉज ऑफ बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि वो बाकी परिवार का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान ही नहीं रखते। बिल्कुल। हमारे स्कूल और कॉलेजेस में कहूंगी चैप्टर होना चाहिए न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया में मैं बाहर रही हूँ, लोगों को इतनी जानकारी होती है कि प्रोटीन किसमें, जब तक जैसे आप जैसे लोग हैं मैम जो बहुत ज्यादा अवेयर हैं, जो बहुत अपडेट अपने आप को रखते हैं, लेकिन आप अपने दायरे से बाहर निकल के जाइए, देखिए कितनी महिलाओं को, मैं आपको स्ट्रॉन्ग सा वीडियो बनाइए न्यूट्रिशन पे, 35+, 45+, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ ओनली द प्रॉपर फूड। वुमेन डोंट नो 45+ क्या चाहिए, क्या चाहिए, उनकी क्या विटामिन्स का भी नहीं पता होता उन्हें, किसी भी चीज। और आप तो लाइव एग्जांपल हैं, इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि एट द एज ऑफ 50s यू लुक रियली फैबुलस। एंड आई थिंक एक वीडियो आप जरूर बनाइए इसके बाद महिलाओं को अवेयर करने के लिए। फिर फिजिकल स्ट्रेंथ में फिर हम सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, क्योंकि मैं खुद सेल्फ डिफेंस की प्लेयर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि सेल्फ डिफेंस सीखने से ये नहीं कि लोग रजनीकांत बन जाएंगे, दिल जस्ट रजनीकांत स्क्रीन पर ही है, ऑफ स्क्रीन वो रजनीकांत नहीं है। एग्जैक्टली। तो लड़कियों को सिखाने का मतलब ये है कि मेंटल रूप से उनमें जो स्ट्रेंथ आ जाती है। एक सेल्फ डिफेंस सीखी हुई लड़की जिसके रिफ्लेक्सेस भी एक्टिवेटेड हैं, वो अगर वो बाहर है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। तो मेन बात है, पूरी लाइफ ही बड़ी प्रिंसिपल्ड हो जाती है अगर आप सेल्फ डिफेंस सीखते हैं, एक फाइटर स्पिरिट आपके अंदर आ जाती है। तो ये चीजें जो सेल्फ डिफेंस के साथ जो आसपास के जो एडजेक्टिव्स आपके पर्सनालिटी के साथ जुड़ जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न सेल्फ डिफेंस। सो दिस इज व्हाट पिंक बेल्ट इज। वाओ, वंडरफुल। पहले के पेरेंट्स जो होते थे बेटियों को रोक देते थे कि तुम बाहर मत निकलो, तुम ऐसे मत करो, कोई कुछ कह ना दे। और अगर पेरेंट्स ये सब सुनेंगे तो आई फील उन्हें लगेगा कि कितना जरूरी है हमें कि बच्चियां उनकी पिंक बेल्ट मिशन के छत्र छाया में आ जाएं। एंड आई बिलीव मी, मुझे लगता है कि आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मेरा ये भी मानना है कि स्कूल में भी ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली, आपने बहुत सही बात कही। और मेरे ख्याल से कि भविष्य में हम सब महिलाओं को जुड़ के, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पिंक बेल्ट का मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग देना, पिंक बेल्ट का मतलब ये भी है एक सिस्टरहुड क्रिएट करना। हर जगह पे ये जो एटीट्यूड है, हु केयर्स, मेरी बेटी सेफ है, मुझे पड़ोस की बेटी कुछ भी होता रहे, मुझे क्या करना, हमने बातें बनानी है उन्हें बस।
बातें बनानी सबसे बड़ी बात है। आज आप बातें बनाओगे, आंख मूंद लोगे, कल को आपकी बेटी के लिए कोई और बातें बनाएगा और आंख मूंद लेगा जब आपकी बेटी मुसीबत में होगी। बिल्कुल। तो ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने मेंशन किया, उसमें वो जो मुझे सर्टिफिकेट मिला है पिंक बेल्ट को, मैं बहुत ऑनर करती हूँ सर्टिफिकेट का। लेकिन मैं फिर भी कहूँ पूनम जी आपके चैनल के माध्यम से कि वो सर्टिफिकेट इतना मायने नहीं रखता। 12,500 महिलाएं एक दूसरे के लिए एक जगह पे खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, वो मायने, वो हमारे लिए वो मायने रखता था, वो नजारा देखने वाला था। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमारे लिए, सभी के लिए, हर महिला के लिए एक गर्व की बात थी। बिल्कुल। और वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। नहीं, आपका उसमें जो सहयोग रहा, नहीं, आपकी वजह से आपने सबको खींच लिया वहां पर, सभी आपके साथ जुड़ गए, आप में वो स्पार्क है, वो जो हीरोइज्म हम सबके अंदर है, और तभी आप अपने मिशन को उसी तरह से आप भी आगे बढ़ा रहे। तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे जो भी इस वीडियो को सुने, लास्ट तक सुने, और केवल आप इससे यही इंस्पिरेशन लीजिए कि चाहे इस चैनल के साथ, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म के साथ, लेकिन एक मीनिंग लाइफ में जरूर ढूंढिए। और बेस्ट मीनिंग है, क्योंकि हिस्ट्री में लोग इसलिए नहीं जाने गए कि उन्होंने अपने लिए क्या किया, वो इसलिए जाने गए कि उन्होंने औरों के लिए क्या किया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आगे के आपके प्लान्स पूछ सकती हूँ क्या? फ्यूचर प्लान्स कुछ? जी बिल्कुल, फ्यूचर प्लान्स एक बहुत ही हम बड़े प्रोजेक्ट पे पिछले 8-9 महीने से काम कर रहे हैं। वी गिव आवर लाइक ब्लड एंड स्वेट इनटू इट कि एक कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं, और कैंपेन का नाम है आई वांट माय पिंक बेल्ट। तो हमने देखिए, लोग काम करते हैं, जब अगर महिला क्राइम की बात करें तो 3 कड़ियां हैं। पहली कड़ी के लोग प्रिवेंशन, ट्रेनिंग दो, हम भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरे इसलिए सब को वो रिस्पेक्ट है जो ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस सिखाओ, लीगल राइट सिखाओ, पिंक बेल्ट इज वन ऑफ दैट। उसके बाद बात करते हैं जब कोई, तो उनको कोई किसी तरह की समस्या से सामना ना करना पड़े, इसलिए हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, उसके बाद रहता है तीसरी कड़ी कि जो कल्प्रिट है उसको फास्ट ट्रैक लेके जाओ और उसको फांसी दो। लेकिन जो बीच की कड़ी है वो हम मिस कर रहे हैं हम सब। और बीच की कड़ी ये है कि जिस बच्ची के साथ हो गया, अगर गॉड फॉरबिड मेरे घर की बेटी के साथ हो, तो मुझे यही लगेगा कि सबसे पहले इसकी जान बच जाए, इसके जो पेन्स हैं वो ईज आउट हो जाए। बेस्ट मेडिकेशन ऑन टाइमली मैनर, दैट इज मिसिंग एक्चुअली, बिगेस्ट पार्ट। पुलिस आती है, 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट होता है। यूपी की बात करूं तो मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज 200-250 किलोमीटर एरिया कवर कर रहा है। 180 किलोमीटर दूर क्राइम हुआ, एसिड पड़ गया उसके फेस पे, स्किन मेल्ट हो रही है, आईज आर गॉजिंग आउट, और आप उसको 4 घंटे ट्रैवल करके ला रहे हैं। कई बार इतनी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाती है कि इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, दैट वुमेन कैन नॉट बी रिप्रोडक्टिव इन हर लाइफ एट ऑल। तो ये जो चीजें हैं, ये हम बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। एक सेक्शन है 357, उसके अकॉर्डिंग, और इसकी अवेयरनेस आप भी करिए पूनम जी। वो सेक्शन ये है कि ये हमारी लॉ है कि किसी को भी अगर असॉल्ट है, हीनियस क्राइम हुआ है और सीवियर इंजरीज हैं, तो हॉस्पिटल्स आर बाउंड टू गिव हर फ्री ट्रीटमेंट राइट अवे। ओके, ये बात सभी को पता होना जरूरी है। यस, आप मैं यही कि हम वेट करते हैं पुलिस आए और जो एविडेंस है टैम्पर्ड हो जाएंगे वो लेके जाएगी। नहीं, आप अगर कभी भी ऐसा है तो आप नियर बाय हॉस्पिटल लेकर जाइए, हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता। दैट इज आवर लॉ, दैट इज अ राइट ऑफ वुमेन, राइट। तो ये इस चीज की अवेयरनेस करना। इसके अलावा हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है, जो कि एक प्रोडक्ट नहीं बोलूंगी मैं उसको, क्योंकि हम बना नहीं रहे हैं उसको, हमने केवल कॉन्सेप्ट डिजाइन करके इन्वेंट कर लिया है। We are not going to sell, we are not going to go into politics or religion, nothing else. It is something, was the concept we make into a reality. और वो first alert device है, security alert device, जो कि बैंड है। और आधे घंटे पहले हमने इस पे काम किया कि जब क्राइम होने वाला होता है आधे घंटे पहले, तो उस क्राइम को उस आधे घंटे में कैसे रोका जा सकता है। अच्छा, जब होने वाला, कोई पीछा कर रहा है, बस में अकेली है, हाँ, कोई लड़का पीछा कर रहे हैं, लग रहा है कुछ हो सकता है, हाँ, तो ये जो बैंड है उस पे अलर्ट बटन है, आपने बटन उसको किया, प्रेस किया, नियर बाय पुलिस स्टेशन में अलर्ट चला जाएगा, आपकी जीपीएस लोकेशन ऑन हो जाएगी। वंडरफुल।
और पुलिस वैसे क्या होता है कि जब आप जीपीएस लोकेशन, पहली बात तो लड़की के पास जब क्राइम होने वाला होता है तो इतना टाइम नहीं होता, मोबाइल निकाले फिर डायल करे, तब तक तो और ज्यादा अटैक हो जाएगा उसके ऊपर। बिल्कुल। अब वो हाथ में उसने बटन प्रेस कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जीपीएस लोकेशन में भी मोबाइल में लोकेशन ऑन हो या ना हो, हम सब मोबाइल में लोकेशन ऑफ रखते हैं क्योंकि बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है। तो कॉल तो आपने कर दिया, लेकिन लोकेशन में आपको टाइम है, सेटिंग में जाओ, लोकेशन ढूंढो। इतना टाइम कहाँ होगा। और अगर लोकेशन में मैं कहती हूँ ऑन हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि अगर मेरे घर की बच्ची ने मुझे फोन किया, मैं पहले पुलिस के पास जाऊंगी। बिल्कुल ठीक। फिर पुलिस उस प्रोवाइडर के पास जाएगी, नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जो जीपीएस ट्रैक करता होगा, यानी एयरटेल के पास या आइडिया। फिर वो निकालेंगे, तब तक 2.5, 3, 4, 5 घंटे हो सकता है, दिन भी लग जाए, तब तक क्राइम हो गया, सब कुछ हो गया। तो जो बटन है उसको आपने किया, जीपीएस तभी की तभी ऑन हो गया, नियर पुलिस स्टेशन चला गया। तो ये कैंपेन हमारा गवर्नमेंट से प्ली है कि हमने कॉन्सेप्ट पूरा बना दिया है, सिस्टम हमने क्रिएट कर दिया है, गवर्नमेंट अपने यहाँ उसको इम्प्लांट करे। वाह, पुलिस स्टेशन बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगता है कि ये वाकई क्राइम को कम करने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। अगर सोल्यूशन नहीं है पूनम जी, लेकिन सबसे बड़ी है कि हम 80%, 70% भी अगर कर दें, दो भी बच्चियों को हम बचा लें, तो शायद मेरे लिए बात होगी, बहुत बड़ा अचीवमेंट। और मैं आप इस वीडियो में ये भी कहना चाहूंगी, कैंपेन हम आई वांट माय पिंक बेल्ट हम 8 मार्च को वुमेन्स डे पे लॉन्च कर रहे हैं। उसमें आपको पिटीशन साइन करना है, क्योंकि गवर्नमेंट तभी इम्प्लांट करेगी, हमें सुनेगी, जब करीबन 2, 3, 4 लाख पिटीशन साइन करके लोग साथ में होंगे। 4-5 उसमें आपके लाइफ के ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का टाइम हमें चाहिए पिटीशन साइन करने के लिए, बिकॉज एनी क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज नॉट अ जेंडर प्रॉब्लम, इट इज अ सोशल प्रॉब्लम एंड होल सोसाइटी शुड स्टैंड टुगेदर एट दिस टाइम। बिल्कुल। तो मैं भी यही चाहूंगी कि आप लोग पिटीशन साइन करें, अब खुद करें, अपनी बेटियों से कराएं, अपने घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबसे कराएं, अपने सर्वेंट्स को इस बारे में बताएं, जो भी आपके सराउंडिंग है उन्हें इस बात की पूरी जानकारी दे, क्योंकि अगर आपका एक छोटा सा कदम किसी एक लड़की को भी बचाता है तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और मैं तो यही सोचती हूँ कि हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होगा तो अवेयरनेस बढ़ेगी, एंड ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, मैं ये हम अपने चैनल पे पिंक बेल्टर्स को स्प्रेड करेंगे। आप सब लोगों से गुजारिश है, क्योंकि इसमें पूनम जी वो महिलाएं लेकर आई हैं जो कि बिल्कुल स्क्रैच से लेके एक बिल्कुल फर्श से लेके अर्श तक की महिलाएं आप देख रहे हैं। जिसको इंस्पिरेशन चाहिए वो इंस्पिरेशन इसमें भरपूर है, जिसको जानकारी चाहिए उसको जानकारी भरपूर है, और जिसके दिल में बहुत प्यार है, जो महिला किसी ना किसी समस्या से गुजरी है, वो महिला भी यहाँ है। तो आपको उसको देखिए नहीं, आपके धर्म है या आपकी ड्यूटी है कि आप वीडियो को स्प्रेड करें और अनेकों महिला तक पहुंचाएं, कि हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत ना हो, लेकिन आपसे जुड़े बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आज इस आशा की, इस होप की, अपनी जिंदगी को बेटर तरीके से जीने के लिए जरूरत हो। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लेडीज आ रही हैं उनके अपने स्ट्रगल्स हैं और उनकी स्ट्रेंथ है, तभी वो वहां तक पहुंची हैं, जो कुछ भी कर पाई हैं, और दे आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन। डेफिनेटली। थैंक you so much, Aparna ji, for being with us. We had a wonderful time with you. Thank you. नमस्ते। तो आत्मरक्षा का पाठ बचपन से पढ़ाना है, बिटिया को लूडो से पहले जूडो सिखाना है। सारी मुसीबतों से लड़ा जाए जरूरी नहीं है, कुछ से बचना भी जरूरी है, और उनसे बचना ही लड़ने जैसा है। यही सिखाती है हमारी पावर हाउस ऑफ एनर्जी अपर्णा रजावत। अपर्णा, आपके जज्बे को शत शत प्रणाम, और नारी शक्ति को ढेर सारा नमन। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द लवली लेडीज ऑफ यूनिवर्स। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम यूं ही आपके लिए नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल।